हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल इंजीनियर्स पाथ एकेडमी में। मेरा नाम है अरविंद चौहान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है दोस्तों एमसीक्यू सीरीज फॉर एसएससी जी 2023। एक बार इसको थोड़ा रिड्यूस करने दो। 2023 इसमें हम सभी नॉन टेक के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके एमसीक्यूज आपको कराने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है दोस्तों। और अगर आप पूरा नॉन टेक 120 आवर्स में कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने इंजीनियर्स पाथ एकेडमी की एप्लीकेशन पे जाना है। वहां पे आपने इनरोल कर लेना है, फी रहेगा 499 RX। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। Which of the following state has bicameral legislature? देखिए दोस्तों, बाइकैमरल का मतलब होता है द्विसदनीय, मतलब जिसमें दो सदन हो। अब यहाँ पे दो सदन का मतलब क्या है? दो सदन का मतलब ये नहीं है कि लोकसभा एंड राज्यसभा। यहाँ पे पूछा है स्टेट के बारे में। आपको पता है स्टेट में हम मोस्टली एक सदन देखते हैं, बट आपने यहाँ पे बताना है उस स्टेट का नाम जिसमें दो सदन होते हैं, एक विधानसभा एक विधान परिषद। आपको पता है एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। जैसा कि हमारे सेंट्रल में लोकसभा होती है, वैसा ही स्टेट में विधानसभा का काम होता है। और जैसा हमारे सेंट्रल में राज्यसभा होती है, सेम वैसा ही फंक्शन होता है विधान परिषद का इन स्टेट। तो यहाँ पे बताना है ये विधानसभा और विधान परिषद दोनों रखने वाले राज्य के नाम बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी है। 7 राज्यों में बाइकैमरल लेजिस्लेचर चलता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। यहाँ पे आपने बताना है इनमें से कौन सा गुड गवर्नेंस का फीचर नहीं है। ये सभी क्वेश्चन एसएससी में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए गुड गवर्नेंस क्या होती है। गुड गवर्नेंस का मतलब है जो कि दोस्तों करप्शन को मिनिमाइज करे, जो कि माइनॉरिटी के ओपिनियन को केयर करे, एंड जो नीचे तबके के लोग होते हैं दोस्तों, तो ऑप्रेस्ड पीपल बोलते हैं, उनकी आवाज को सुने, उसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस। और इनके फीचर होते हैं ये सभी इनके फीचर होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है फीचर्स, जैसे कि पार्टिसिपेशन, रोल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, रेस्पॉन्सिवनेस, कॉन्शियस ओरिएंटेड, इक्वलिटी ऑफ इम्प्लिसिटनेस। ये सभी दोस्तों फीचर होते हैं गुड गवर्नेंस के। अब यहाँ पे देखिए ऊपर अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है दोस्तों, और रूल ऑफ लॉ है, बट रेड टेपिजिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। तो यहाँ पे बताना है किसने रिजेक्ट किया प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज मिथ एंड प्रूफ। तो मिथ और प्रूफ्स के आधार पे जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है उसके प्रिंसिपल को किसने डिनाई किया? उसके प्रिंसिपल को डिनाई किया हर्बर्ट साइमन ने। याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। यहाँ पे आपने बताना है which of the following is related to second schedule of Indian Constitution। तो देखिए दोस्तों, सेकंड स्केड्यूल की हम बात कर चुके हैं। ये यहाँ पे आपको सभी प्रोविजंस मिल जाएंगे रिलेटेड टू सैलरीज ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स। जितने भी इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरीज के बारे में कहाँ पे मिलेगा? आपको सेकंड स्केड्यूल में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैंने कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड कराई है स्केड्यूल की। जैसे कि फर्स्ट स्केड्यूल में क्या है? इट कंटेन्स द नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। सेकंड स्केड्यूल में
सैलरीज है। थर्ड स्केड्यूल में ओथ एंड अफर्मेशन है ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जज, ये जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनकी आपको ओथ एंड अफर्मेशन थर्ड स्केड्यूल में देखने को मिलेगी। फोर्थ स्केड्यूल में क्या है दोस्तों? फोर्थ स्केड्यूल कंटेन करता है प्रोविजन इन रिलेशन टू एलोकेशन ऑफ सीट फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। राज्यसभा में जो सीट का एलोकेशन है उनकी बात करता है फोर्थ स्केड्यूल। फिफ्थ स्केड्यूल कंटेन करता है प्रोविजंस इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल एरिया एंड स्केड्यूल ट्राइब्स। जो SC ST के एरियाज होते हैं दोस्तों, स्केड्यूल एरियाज होते हैं, स्केड्यूल ट्राइब्स होती हैं ST वाली, उनके एरिया एंड उनकी ट्राइब, तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कंट्रोल कहाँ पे दिया है? ये दिया है फिफ्थ स्केड्यूल में। फिर हम बात करेंगे सिक्स्थ स्केड्यूल। इट कंटेन प्रोविजन इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो जो ट्राइबल एरियाज है उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और कौन से दोस्तों? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये कंटेन करता है सिक्स स्केड्यूल। इसके बाद बात करेंगे सेवंथ स्केड्यूल की। तो सेवंथ स्केड्यूल में आपको 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट देखने को मिलेंगी। एक होगी यूनियन लिस्ट, दूसरी होगी स्टेट लिस्ट एंड थर्ड होगी कॉन्करेंट लिस्ट। इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके सभी सब्जेक्ट आपने दोस्तों गूगल कर लेने हैं और उनको याद कर लेना है। चलिए बात करते हैं 8 स्केड्यूल की। 8 स्केड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं और कौन कौन सी कब कब ऐड हुई इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। 9th स्केड्यूल में क्या है दोस्तों? ये डील करता है द स्टेट एक्ट्स रेगुलेशन ऑफ दैट डील विद लैंड रिफॉर्म एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। दोस्तों पहले ऐसा हुआ करता था कि बहुत सारी जमीन एक ही के पास होती थी, बट उसके बाद लैंड रिफॉर्म आया और आपको पता है जमीनों को बांटा गया, लैंड को दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसके पास नहीं था उसको दिया गया। तो ये है 9th स्केड्यूल और ये ऐड हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। 1951 में। उसके बाद हम बात करेंगे 10th स्केड्यूल की। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसको ऐड किया था 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 में। उसके बाद 11th स्केड्यूल। तो 11th स्केड्यूल में क्या है दोस्तों? 11th स्केड्यूल में है पंचायत राज। पंचायत के जो पावर्स है, अथॉरिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इनके जो इनसे रिलेटेड आपके प्रोविजंस हैं कि क्या पावर रहेगी, क्या अथॉरिटी रहेगी, क्या इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो है 11th स्केड्यूल में। और इसमें 29 मैटर्स हैं, मतलब इनके जो कितने सब्जेक्ट है? 29 सब्जेक्ट है जिन पे ये काम करते हैं पंचायत। एंड इस स्केड्यूल को ऐड किया था, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि 11th स्केड्यूल को कब ऐड किया? तो इसको किया था 1992 में। और कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? 73rd अमेंडमेंट एक्ट। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। उसके बाद आता है 12th स्केड्यूल। तो ये डील करता है पावर्स, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। 11 इसके लिए पंचायत के लिए, 12 म्युनिसिपैलिटीज के लिए। 11 में 29 मैटर, इसमें 18 मैटर। और यहाँ पे देखिए इसको ऐड किया था 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करें टोटल पार्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स हैं, जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो ओरिजिनली ये 22 पार्ट थे। ओरिजिनली ये 22 पार्ट थे, बट अब के बारे में पूछा जाए तो अब है 25 पार्ट्स। इसमें कौन सा पार्ट ऐड हुआ है दोस्तों? इसमें 9A ऐड हुआ है, 9B ऐड हुआ है एंड
14A ऐड हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे, इनसे नहीं पूछेगा, 9A से पूछ सकता है, तो याद रखना है म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में है। एंड 9B है कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, और 14A है ट्रिब्यूनल्स के बारे में। बात करेंगे टोटल आर्टिकल्स की। तो ओरिजिनली हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल थे, और आज के टाइम में है 448 आर्टिकल। देन हम बात करेंगे स्केड्यूल की। तो ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे 8, और आज के टाइम पे है 12। टोटल अमेंडमेंट कितने हो चुके हैं दोस्तों? तो टोटल अमेंडमेंट 105 हो चुके हैं, 2021 में हुआ था, ठीक है। एंड इसमें क्या हुआ था? रिवाइव द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, आइडेंटिफाई CEPSC और सोशल एंड इकोनॉमिक एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो ये था दोस्तों सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 105वां संविधान संशोधन, जो कि 2021 में हुआ। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखते हैं सिंगल सिटीजनशिप, इसका कॉन्सेप्ट हमने कौन से संविधान से लिया? तो ये लिया दोस्तों ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड के संविधान से। चलिए फिर बात करते हैं ऑथोराइज्ड टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी वाज ऑथोराइज्ड टू बी पब्लिश्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो दोस्तों जो हमारा हिंदी, मतलब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ओरिजिनली किसमें बना था? इंग्लिश में बना था, बट बाद में इसको चेंज किया गया हिंदी में। ये कब हुआ दोस्तों? ये हुआ 58 अमेंडमेंट 1987। 58 अमेंडमेंट 1987 में। यहाँ पे देखिए 57 अमेंडमेंट 1987 से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बारे में देखिए, रिजर्वेशंस ऑफ सीट ऑफ ट्राइबल पीपल्स। जो ट्राइबल पीपल्स हैं कौन से? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के, जैसे कि मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इनकी जो भी ट्राइबल्स पीपल हैं उनके रिजर्वेशंस की बात करता है 57 अमेंडमेंट एक्ट 1987 इन लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट की लोकसभा में एंड स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब विधानसभा एंड लोकसभा में। अगर बात की जाए नॉर्दर्न स्टेट के जितने भी ट्राइबल पीपल्स हैं उनके रिजर्वेशन की जो बात की गई थी, उसको ऐड किया गया 57 अमेंडमेंट एक्ट 1987 को। तो याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे 59 अमेंडमेंट एक्ट 1988। तो इसमें क्या हुआ? तो अलाउ द प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट ऑफ पंजाब फॉर पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो मतलब पंजाब में इसको लागू किया गया दोस्तों, प्रेसिडेंट रूल को पंजाब में लागू किया गया 3 साल। और प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? जब स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है। स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है। तो पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट फेल हो गई थी, तो 1989 को अमेंडमेंट लाया गया। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? 59 अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें प्रेसिडेंट रूल को 3 साल के लिए वैलिड कर दिया गया। 61 अमेंडमेंट 1988 में हुआ था दोस्तों, टू रिड्यूस द लीगल वोटिंग एज फॉर लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 21 ईयर टू 18 ईयर। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 61 अमेंडमेंट एक्ट 1982, ये एक्ट लाया गया दोस्तों, इसमें रिड्यूस किया गया लीगल वोटिंग एज को 21 साल से 18 साल। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें इसको स्टार्ट मत कर लेना, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बात करेंगे हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ 5th फाइनेंस कमीशन। तो जो 5th फाइनेंस कमीशन है जो अभी रिसेंटली चल रहा है दोस्तों, उसके चेयरमैन आपने बताने हैं। उसके चेयरमैन है एनकेसी। ऑप्शन नंबर बी एनकेसी। चलिए फाइनेंस कमीशन की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा फाइनेंस कमीशन पार्ट नंबर 15 में है, आर्टिकल 260 एंड टू आर्टिकल 300। अब देखिए
यहाँ पे याद रखना है पार्ट नंबर 15। इसमें कितने आर्टिकल हैं? इसमें है आर्टिकल 260 से आर्टिकल 300A तक, जबकि जो फाइनेंस कमीशन है ये पार्ट 15 का पार्ट है। और कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 कभी आप इसको लगा दीजिए, मतलब आर्टिकल 260 को करेक्ट मान के इसको लगा दें, तो आपने क्या करना है? आर्टिकल 280 को मार्क करना है। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है दोस्तों, एंड इसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। इसका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। इसमें याद रखना है जो मेंबर्स हैं वे इसमें एक चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। ठीक है। क्वालिफिकेशन, अगर मेंबर्स की क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट, मतलब उसके पास इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि उसको हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सके। स्पेशल नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक्स, जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक्स है उनकी उसको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और इसका काम क्या होता है? काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, सेंट्रल और स्टेट के बीच में टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करना। देयर रिकमेंडेशन आर एडवाइजरी टू द प्रेसिडेंट। तो याद रखना है जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके लिए इसका जो रोल होता है, इनकी जो रिकमेंडेशन होती है, रिकमेंड करते हैं कि ये चीज होनी चाहिए, इतना टैक्स जाना चाहिए, इतना टैक्स नहीं जाना चाहिए, या जो भी फाइनेंशियल या इकोनॉमिक्स आपके कंडीशन होती है उनके बारे में प्रेसिडेंट को ये रिकमेंड करते हैं। और इनकी रिकमेंडेशन एडवाइजरी होती है, मतलब ये कंपल्सरी नहीं है कि प्रेसिडेंट को मानना होगा। कैन ऑल्सो एडवाइज टू प्रेसिडेंट ऑन फाइनेंशियल मैटर्स। चलिए बात करते हैं इसका टाइम पीरियड कितना होता है। ये डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि बढ़ाया जाना चाहिए तो बढ़ा सकते हैं, और डिसॉल्व करना चाहते हैं तो डिसॉल्व भी कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली 5 साल का इनका टाइम पीरियड होता है। और यहाँ पे हम बात करेंगे फिफ्थ फाइनेंस कमीशन। ये बना था 2017 में, इसने काम करना चालू करा 2020 से 2025, मतलब 2020 से 2025 तक ये कंटिन्यू रहेगा। और इसके चेयरमैन हैं एनके सिंह। अब यहाँ पे बात करते हैं फोर्थ फाइनेंस कमीशन। इसको बनाया 2013 में। इसका टाइम पीरियड था 2015 से 2020 और इनके चेयरमैन थे डॉक्टर वाईवी रेड्डी। फिर बात करेंगे फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, जो बना था दोस्तों 1951 में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और टाइम पीरियड था 1952 से 1957 और चेयरमैन थे केसी नियोगी। चेयरमैन थे केसी नियोगी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द लार्जेस्ट शेयर ऑफ डेफिसिट इन बजट ऑफ इंडिया। वैसे ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है पर हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। आपने बताना है जो इंडिया का बजट है उसमें सबसे ज्यादा घाटा कौन से शेयर से होता है। तो ये है दोस्तों फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट याद रखना है। फिस्कल डेफिसिट क्या है? द कंडीशन व्हेन एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एक्सीड इट्स रेवेन्यू, मतलब जब इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाए, रेवेन्यू से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाए तो उसको बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। व्हेन वाज द नेम ऑफ मद्रास स्टेट चेंज इन तमिलनाडु। तो मद्रास स्टेट का नाम तमिलनाडु कब हुआ दोस्तों? ये हुआ था 1969 को। चलिए तमिलनाडु के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इनके जो सीएम है वे है एमके स्टैलिन, बहुत न्यूज में रही है आजकल ये। और गवर्नर है आरएन रवि। गवर्नर है आरएन रवि। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 में है हु अमंग द फॉलोइंग हैड द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज इंडियन प्रेसिडेंट। तो सबसे छोटा टाइम पीरियड कौन से इंडियन प्रेसिडेंट का था ये आपको बताना है। तो ये थे दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये थे थर्ड प्रेसिडेंट। डेट नहीं याद रखनी है आपने, याद रखना चाहते हैं तो 1967 से
1969 से 2 साल तक ये अपने पद पे रहे। और इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। पूछा जाता है पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ये थर्ड प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के। ये गवर्नर ऑफ बिहार भी रह चुके हैं 1957 से 1962 तक, और ये वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 1962 से 1967 तक, और ये को फाउंडर भी रह चुके हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की। ये एक यूनिवर्सिटी है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यहाँ पे जो भी पॉइंट लिखा है वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना है। और सबसे लंबा टाइम पीरियड था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, आप देख सकते हैं 12 साल, 1950 से 1962। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज was elected unopposed मतलब निर्विरोध, जिसके सामने कोई ना हो। निर्विरोध मतलब आपने पर्चा भरा और आप ही जीत जाए और कोई आपके विपक्ष में ना हो, तो उसको बोलते हैं अनअपोज्ड या निर्विरोध। एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आपने बताना है ऐसे प्रेसिडेंट का नाम जो कि निर्विरोध चुने गए थे, तो वे हो जाएंगे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। अब चलिए इनके बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी लेते हैं। ये थे इंडिया के 6 नंबर के प्रेसिडेंट और सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। ये पूछा जाता है कि हमारे इंडिया के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे, वे थे नीलम संजीव रेड्डी, और ये फर्स्ट सीएम थे आंध्र प्रदेश के। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर हम बात करेंगे कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे कि ज्ञानी जेल सिंह, इनका टाइम पीरियड था 1982 से 1980 और ये थे 7 नंबर के प्रेसिडेंट। यहाँ पे मैं इंपोर्टेंट प्रेसिडेंट की ही बात करूंगा दोस्तों। He also used pocket veto on Indian Post Office Bill। जब इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल आया था दोस्तों, तो इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल मतलब इनके पास पावर होती है प्रेसिडेंट के पास कि ये एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो इनका यूज कर सकते हैं। पॉकेट वीटो का मतलब है जो भी बिल आए उसको इन्होंने जेब में रख लिया और उस पर कोई भी जवाब नहीं, मतलब वो पूरी तरह से खारिज हो गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में पूछा जाता है कि किसके टाइम पीरियड में हुआ था, तो ये हुआ था ज्ञानी जेल सिंह के टाइम पीरियड में, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें दोस्तों जो सिख टेररिस्ट थे उनको मारा गया था। उसके बाद बात करेंगे एसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी ने जो एसिनेशन किया था वो भी इसी के टाइम पीरियड में हुआ था, और 1984 का एंटी सिख राइट्स भी इनके टाइम पीरियड में हुआ था। और एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कौन ऐसे प्रेसिडेंट थे जो कि सेक्रेटरी जनरल भी रहे नॉन अलाइंड मूवमेंट के। याद रखना है ज्ञानी जेल सिंह थे सेक्रेटरी जनरल ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका टाइम पीरियड था 1962 से 1967 और 1962 तक था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, तो ये सेकंड प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और इनका जन्म पूछा जाता है तो जन्म हुआ था इनका 5 सितंबर 1988 को, और 5 सितंबर को ही हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? ड्यू टू डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1988 को, इसलिए इसी दिन को हम मनाते हैं एज ए टीचर्स डे। और इनको दोस्तों भारत रत्न भी मिला था 1949 में। उसके बाद हम बात करेंगे वीवी गिरी, इनका टाइम पीरियड 1969 से 74, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये थे 4th नंबर के प्रेसिडेंट। He became the only person to elect president as an independent। दोस्तों ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बने थे प्रेसिडेंट। अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का मतलब क्या है? जो कि ना तो लोकसभा का मेंबर हो और ना ही राज्यसभा का मेंबर। तो ये पहले प्रेसिडेंट थे
जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे और ये चुने गए थे एज ए प्रेसिडेंट। उसके बाद बात करेंगे, इनको भारत रत्न मिला था 1975 में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रेसिडेंट के लिए हम ये सभी चीजें देखने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि है पार्ट नंबर 5 में। अब यहाँ पे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 52, आर्टिकल 53 एंड आर्टिकल 54। आर्टिकल 52 बोलता है कि हमारे इंडिया का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। आर्टिकल 53 बोलता है एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन की होगी वो प्रेसिडेंट के पास होगी। एंड आर्टिकल 54 बोलता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि कैसे होगा प्रेसिडेंट का इलेक्शन। अब यहाँ पे चलिए बात करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन के लिए आर्टिकल हो जाएगा आर्टिकल 58। इनको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। एज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो 35 ईयर, ये 35 ईयर इनको कंप्लीट कर लेना चाहिए। एंड इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। तो ये दोस्तों क्वालिफाइड कर चुके हों मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। कोई सा मेंबर हो सकता है, कोई सा भी हाउस हो सकता है, लोकसभा हो सकता है या राज्यसभा, इसके किसी भी एक सदन के मेंबर होने चाहिए। एंड शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब कोई भी लाभ का पद इनके पास ना हो। अब लाभ का पद कौन कौन सा माना जाएगा, कौन कौन सा नहीं माना जाएगा, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट है, तो क्या ये लाभ का पद माना जाएगा, या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या ये एक लाभ का पद माना जाएगा? तो दोस्तों ये एक लाभ का पद नहीं माना जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इलेक्शन की बात करें जो कि आर्टिकल 54 में है, तो कैसे इलेक्ट किया जाता है? तो इलेक्टेड मेंबर दोनों हाउस के अपनी वोट डालते, दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर अपनी वोट डालते। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन कौन से मेंबर इसमें शामिल होते हैं, तो याद रखना है दोनों हाउस के मेंबर्स इसमें शामिल होते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब है विधानसभा, इसकी सभी स्टेट की। और ऑल्सो एनसीटी, नेशनल सेंट्रल, इसको क्या बोलते हैं, आई थिंक एनसीटी को क्या बोलते हैं, एक बार आप सर्च कर लेना, मतलब दिल्ली का भी। एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडुचेरी, याद रखना है सभी यूटीज नहीं आएंगी, सभी यूटीज नहीं आएंगी, सभी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर आएंगे, बट सभी यूटी के मेंबर नहीं आएंगे। इसमें सिर्फ दिल्ली के और पौंडुचेरी के मेंबर्स वोट कर सकते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस कैन नॉट पार्टिसिपेट। याद रखना है लोकसभा में 2 मेंबर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और राज्यसभा में 12 मेंबर को अपॉइंट करते हैं। अब देखो जिनको अपॉइंट किया है वे तो उनके पक्ष में ही वोट थे, ठीक है, तो इसलिए ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। याद रखना है ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कौन कौन से मेंबर होंगे, तो यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे होंगे दोनों हाउस के मेंबर होंगे, जितने भी इलेक्टेड मेंबर है दोनों हाउस के वे होंगे, प्लस जो लेजिस्लेटिव असेंबली है सभी स्टेट की, मतलब विधानसभा है सभी स्टेट की, उसके मेंबर्स होंगे सिलेक्टेड मेंबर। एंड यूटीज में दिल्ली एंड पौंडुचेरी के सिलेक्टेड मेंबर या इलेक्टेड मेंबर होंगे, बट नॉमिनेटेड मेंबर कोई भी नहीं होगा। चलिए बात करते हैं, जब ये अपना फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए 50 तो प्रपोजल लगते हैं और 50 सेकेंडरीज लगते हैं, ठीक है। आर्टिकल 60 क्या बोलता है दोस्तों? आर्टिकल 60 बोलता है और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा शपथ ली जाती है, उसके प्रोविजंस दिए हैं आर्टिकल 60 में। अब ये जो आपकी ओथ और अफर्मेशन है, मतलब शपथ है, ये किसके सामने लेते हैं? ये लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। मैं बता देता हूं चंद्रचूड़ है, चंद्रचूड़।
तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाता है, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय चांस एब्सेंस से नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज के सामने प्रेसिडेंट अपनी शपथ लेते हैं। चलिए फिर बात करेंगे आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में है प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अगर आप इतना याद रखना चाहते हैं तो इतने से भी काम चल जाएगा, और कभी कभी एसएससी बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछता है। इस पूरे प्रोसीजर में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, तो याद रखना है इस पूरे प्रोसीजर में। देखिए, जब भी प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा, क्यों हटाते हैं? अगर वे कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, तो एक चार्ज बनता है, एक चार्ज बनता है, और ये चार्ज कोई से भी हाउस में बन सकता है, लोअर हाउस में बन सकता है या अपर हाउस में बन सकता है, कोई से भी हाउस में ये चार्ज बनाया जा सकता है। एंड द प्रपोजल हैज बीन मूव्ड आफ्टर at least 14 days notice in written signed by not less than 1/4 of total number of members of house has been given of their intention to move the resolution। जो ये चार्ज बना है, जो ये रेजुलेशन बना है, इसके लिए दोस्तों सबसे पहले एक प्रपोजल पास किया जाएगा। कम से कम 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को लिखित में देना होगा, और इस प्रपोजल पर कम से कम 1/4 ऑफ टोटल मेंबर, जो उस हाउस के जिसने इस प्रपोजल को चलाया दोस्तों, उसके टोटल मेंबर के 1/4 इस पे सिग्नेचर होने चाहिए, तभी ये प्रपोजल पास माना जाएगा। उस प्रपोजल को 14 डेज से पहले प्रेसिडेंट के सामने सबमिट करना होगा। एंड सच रेजुलेशन हैज बीन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। और ये जो रेजुलेशन है इसको पास किया जाएगा, तो ये पास किया जाएगा नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। जितने भी मेंबर हैं उस हाउस के भाई साइन करेंगे उस प्रपोजल पे, तो साइन किया, वो प्रपोजल गया 14 डेज पहले। अब ये जो रेजुलेशन है इसको पास कराना है, तो इस रेजुलेशन को कैसे पास कराएंगे? जब तक 2/3 मतलब लेट्स सपोज 2 मेंबर हैं, तो 100 का 67 मेंबर इस पर दोस्तों अपनी हाँ करना चाहिए, तभी जाके ये रेजुलेशन पास होगा। और एक ही हाउस से पास नहीं होगा, दूसरे हाउस में भी इसको भेजना होगा। When charge has been so preferred by either house of parliament, the other house shall investigate the charge or cause of charge to be investigated, and president shall have the right to appear to be represented at such investigation। तो दोस्तों जब ये चार्ज पास हो जाएगा किसी भी हाउस से, एक हाउस से चार्ज पास हुआ, रेजुलेशन पास हुआ, अब क्या होगा? इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी कि ये चार्ज गलत तो नहीं बनाया है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा दूसरा हाउस। लेट्स सपोज लोअर हाउस ने चार्ज लगाया, तो अपर हाउस इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, और साथ में प्रेसिडेंट भी यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान। If as the result of investigation a resolution is passed by majority of not less than 1/3 of total membership of the house by which the charge was investigated or caused to be investigated। तो दोस्तों अगर ये चार्ज पूरी तरह से प्रूफ हो जाता है कि ये ठीक है जो चार्ज लगाया आपने, और ये कब प्रूफ होगा? जब उस पर 2/3 मतलब ये कब पास होगा? तो उसको 2/3 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ अदर हाउस, जो भी दूसरा हाउस है जिसने चार्ज लगाया वो वाला हाउस को पास कर चुका है। अब दूसरा हाउस उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगा, और अगर इन्वेस्टिगेशन सही निकली, तो उन्होंने सही चार्ज लगाया है, तो भी उसको पास करेंगे। और पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है 2/3। अब यहाँ पे देखिए, नॉमिनेटेड मेंबर कैन नॉट वोट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन बट दे कैन पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट। तो यहाँ पे याद रखना है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर का कोई भी रोल नहीं है, पर इम्पीचमेंट में ये जरूर रोल प्ले करते हैं। अब बात करेंगे आर्टिकल 62 की, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट की अगर सीट खाली हो जाए तो उसका इलेक्शन
का जो टाइमिंग रहता है उसकी बात की है, कैसे उसको फिल करते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है 6 मंथ से पहले दोस्तों एन इलेक्शन ऑफ फिल ऑफ वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट अग्री बाय सीजन ऑफ हिज डेथ रेजिग्नेशन और रिमूवल। मतलब अगर उनकी डेथ हो जाती है, रेजिग्नेशन दे देती हैं या फिर उनको हटा दिया जाता है या कोई भी कारण है, सीट खाली है, तो दोस्तों इन नो केस लेटर देन 6 मंथ फ्रॉम द डेथ ऑफ अकरेंस ऑफ वैकेंसी। मतलब लेट्स सपोज आज के दिन, आज है, आज कितना डेट है 18/8/2023। आज के दिन अगर हमारे प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन दे देते हैं, रिजाइन दे देते हैं, तो 6 मंथ तक उनका ये वैकेंसी फिल होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना है। बात करेंगे सैलरी एंड अलाउंसेस, क्या क्या उनको वेतन भत्ते मिलते हैं। तो सैलरी रहती है 5 लाख और ये पर मंथ की बात कर रहे हैं, और ये फ्री रहती है सभी टैक्सेस से। फ्री उनको रहने का निवास मिलता है, रेजिडेंस मिलता है। पेंशन होती है, मतलब रिटायरमेंट के बाद पेंशन होती है 1.5 लाख पर मंथ, एंड सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि प्रेसिडेंट की सैलरी और उनके वेतन भत्ते को कौन डिटरमाइन करता है, कौन फिक्स करता है, तो ये करता है पार्लियामेंट। बात करेंगे पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा पावर है, बट आपको ये कभी भी पूरे साल या पूरे 5 साल में नजर नहीं आते। क्यों नहीं नजर आते हैं? क्योंकि जो रियल हेड है वे हैं पीएम। ठीक है, रियल हेड पीएम है। अब यहाँ पे देखिए, इनके पास लेजिस्लेटिव की पावर होती है, नियम कानून बनाने की पावर होती है, उनको एग्जीक्यूट कराने की पावर होती है, अपॉइंटमेंट पावर होती है, मतलब अपॉइंट करने की पावर होती है, जुडिशियल पावर है, फाइनेंशियल पावर है, डिप्लोमेटिक पावर है, मिलिट्री पावर है, पार्डनिंग पावर है, इमरजेंसी पावर है। ये सभी पावर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी को जानते हैं। लेजिस्लेटिव पावर, तो देखिए ये समन कर सकते हैं, मतलब इनवाइट कर सकते हैं, प्रोरोग्यू कर सकते हैं, मतलब कि एंड कर सकते हैं सेशन का, मतलब सेशन को बुला भी सकते हैं, सेशन को एंड भी कर सकते हैं। किसी भी हाउस के, किसी भी हाउस के सेशन को बुलाते हैं, एंड करते हैं, और ये लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। ये लोकसभा को दोस्तों डिसॉल्व भी कर सकते हैं, और ये है आर्टिकल 83 के पार्ट नंबर 2। ये ज्वाइंट सिटिंग भी बुला सकते हैं, ज्वाइंट बैठक भी बुला सकते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा की। मतलब अलग अलग तो बुलाते हैं, बट लोकसभा और राज्यसभा, भाई देखो ये घर है, यहाँ पे एक लड़का छोटा है, एक लड़का बड़ा है, और पापा। तो पापा क्या करते हैं, पापा इसको बुलाएंगे, भाई क्या चल रहा है तेरी जिंदगी में। ठीक है, तो ये एक मीटिंग हो, इसको बुलाएंगे, क्या चल रहा है तेरी जिंदगी में। और कभी कभी क्या करते हैं, दोनों को साथ बैठा के, तो ये है ज्वाइंट सिटिंग। तो ये इस टाइप भी कर सकते हैं, इस टाइप से भी कर सकते हैं, ज्वाइंट सिटिंग भी बुला सकते हैं। एंड राज्यसभा इन केस ऑफ डेडलॉक कंट्रोवर्सी बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, जब किसी भी कंट्रोवर्सी हो जाए लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, तो मोस्टली आप ज्वाइंट सिटिंग देखते हैं। उस टाइप में, उस कंडीशन में इसे ज्वाइंट सिटिंग को समन करते हैं, बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। He addresses the Indian Parliament at the commencement of the first session after every general election। तो दोस्तों याद रखना है, ये क्या करते हैं, ये दोस्तों एड्रेस करते हैं इंडियन पार्लियामेंट को जब पहला सेशन स्टार्ट होता है एवरी जनरल इलेक्शन का। भाई ये अभी 2024 में इलेक्शन है, तो इसका जो फर्स्ट सेशन होगा उसको दोस्तों कौन एड्रेस करेंगे, उसको एड्रेस करेंगे हमारे प्रेसिडेंट। ही अपॉइंट्स, मतलब भाई लेट्स सपोज आपने शादी की है, तो माँ बाप की तो सबसे पहले उनको परमिशन देते हैं और उनकी हालचाल पूछते हैं। ठीक है, एड्रेस कौन करते हैं, माँ बाप करते हैं। ही अपॉइंट्स स्पीकर, डिप्टी स्पीकर लोकसभा, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा व्हेन द सीट फॉल वैकेंट। तो अगर सीट वैकेंट हो जाए तो दोस्तों डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इन सभी को कौन अपॉइंट करते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं दोस्तों प्रेसिडेंट। बट इनके लिए इनके मेंबर इनको बोलते हैं कि भाई
ये बंदा अच्छा है, इसको एज ए डिप्टी स्पीकर या स्पीकर या फिर चेयरमैन अपॉइंट कर दीजिए। ठीक है। ही नॉमिनेट 12 मेंबर इन राज्यसभा 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर इन लोकसभा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर को लोकसभा में नॉमिनेट करते हैं। ही कंसल्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनको क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर इनको डिस्क्वालीफाई करना है, इनको डिस्क्वालीफाई करना है, तो इसके लिए सलाह लेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। फॉर एवरी एग्जीक्यूटिव एक्शन दैट इंडियन गवर्नमेंट टेक इज टू बी टेकन इन हिज नेम। कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है तो वो किसके नाम से लिया जाता है, वो हमारे प्रेसिडेंट के नाम से लिया जाता है, ना पीएम के नाम से। पीएम तो उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, हमारे प्रेसिडेंट है। और जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट की, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनेंस का मतलब है अगर कोई सेशन नहीं चल रहा है, लेट्स सपोज सेशन नहीं है, अभी वैकेंट है, सेशन वैकेंट है, मतलब इलेक्शन अभी होने हैं बट अभी नहीं हुए हैं, और आपका जो सेशन है वो पूरी तरह से खाली है। तो उस टाइम अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, कोई नियम कानून बनाना है, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस। तो क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस। और ये 6 मंथ तक वैलिड रहता है। ठीक है। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, और ये है आर्टिकल 1, 2, 3। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे इन केस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, इमीडिएट एक्शन इज नीडेड, द प्रेसिडेंट कैन इशू एन ऑर्डिनेंस, और इसका वैलिडिटी रहता है 6 मंथ। अब देखिए ये किस किस को अपॉइंट करता है, ऊपर हम देख चुके हैं। यहाँ पे देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की को अपॉइंट करते हैं। एंड जितने भी अदर्स मिनिस्टर्स हैं, जो हमारी कैबिनेट मिनिस्ट्री है दोस्तों, उनके या कैबिनेट काउंसिल है, उनके जो मिनिस्टर हैं उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एडवाइस पे अदर मिनिस्टर्स को भी दोस्तों प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम कैट बोलते हैं, इनको भी अपॉइंट करते हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, इनको भी अपॉइंट करते हैं। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम यूपीएससी बोलते हैं, इनके चेयरमैन और इनके मेंबर्स को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। स्टेट के गवर्नर्स को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। जो फाइनेंस कमीशन होता है उसके चेयरमैन और उसके मेंबर्स को भी यही अपॉइंट करते हैं। एंड ये डिक्लेयर करते हैं दोस्तों ऑर्डिनेंस, ये मैं आपको बता चुका हूं आर्टिकल 1, 2, 3 में। इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 याद रखना है, आर्टिकल 263 है इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल जो इनके चेयरमैन होते हैं, इनके मेंबर्स होते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं आपके प्रेसिडेंट। फिर हम बात करेंगे ही अपॉइंट्स नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी मोबाइल में तो इसलिए रोकना पड़ा। ही अपॉइंट्स नेशनल कमीशन को अपॉइंट किया जाता है, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। एंड इनके पास फाइनेंशियल पावर भी होती है। फाइनेंशियल पावर जैसे कि ये इंट्रोड्यूस करते हैं मनी बिल, और मनी बिल को इंट्रोड्यूस कराने के लिए सबसे प्रायर रिकमेंडेशन है दोस्तों प्रेसिडेंट की। बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के इसको दोस्तों इंट्रोड्यूस नहीं किया। देखो पास करना अलग चीज होती है, इंट्रोड्यूस करना अलग चीज होती है।
मतलब आपने कोई बिल को इंट्रोड्यूस कराया तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो गलत होगा तो लास्ट में आके खारिज हो जाएगा, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा प्रोसीजर से गुजरना होता है। बट कुछ बिल ऐसे होते हैं उनको आप अगर इंट्रोड्यूस भी कराना चाहते हैं तो उसके लिए प्रेसिडेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ऐसा ही है दोस्तों मनी बिल। मनी बिल को आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अगर प्रेसिडेंट हाँ कर दे। मनी बिल है आर्टिकल 110 में। अब देखिए यहाँ पे द स्पीकर और लोकसभा डिसाइड एनी बिल इज मनी बिल और नॉट। तो जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वे डिसाइड करते हैं कि कोई बिल दोस्तों मनी बिल है या फिर नहीं। अब यहाँ पे याद रखना है सभी बिल फाइनेंशियल बिल होते हैं, सभी मनी बिल फाइनेंशियल बिल होते हैं, बट सभी फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होते, ये याद रखना है। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। लोकसभा में ही इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और राज्यसभा जब इस पे परमिशन के लिए जाता है दोस्तों, क्योंकि जो भी बिल बनता है, जो भी बिल इंट्रोड्यूस होता है, पहले तो उसको पास होना होता है लोकसभा से, उसके बाद राज्यसभा से, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, और उसके बाद जुडिशियल रिव्यू के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। बट मनी बिल के दौरान एक चीज होती है, इसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और इसको लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, और लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वही डिसाइड करते हैं कोई फाइनेंशियल बिल मनी बिल है या फिर नहीं। एंड राज्यसभा के पास जब जाएगा तो ये 14 डेज तक रहेगा। अगर 14 डेज तक वे इसको पास नहीं करते हैं तो ये रिटर्न हो जाएगा और इसको पास माना जाएगा। मतलब राज्यसभा इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती, उसको ये पास करना होगा, बस ये फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए उसके पास भेजते हैं। जो कंटीजेंसीज फंड होते हैं आर्टिकल 267 में, ये किसके कंट्रोल में होते हैं? ये हमारे प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होते हैं। कंटीजेंसीज फंड वे होते हैं जो फंड हम इमरजेंसी में यूज करते हैं, जो हम इमरजेंसी में यूज करते हैं, ऐसे फंड कंटीजेंसीज फंड कहलाते हैं। और इससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 267। यहाँ पे याद रखना है ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फाइनेंस कमीशन। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फाइनेंस कमीशन को बनाते हैं 5 साल के लिए। अब बात करेंगे जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास कुछ जुडिशियल पावर भी है, जैसे कि ये चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। ऑन he take advice from Supreme Court, the advice is not binding on him। मतलब ये चीफ जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस को ये क्या करते हैं दोस्तों? अपॉइंट करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज को ये परमिशन होती है कि ये एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को किसी भी जो आपके जुडिशियल मामले होते हैं उनमें। बट ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट को उसको मानना ही होगा, ये सिर्फ एडवाइस। चलिए फिर बात करते हैं पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग मतलब कि क्षमा करना। कोई भी आपने गुनाह किया है, अगर सुप्रीम कोर्ट आपको कोई भी, या हाई कोर्ट या आपका कोई भी कोर्ट आपको सजा दे देता है, तो पहले आप लेट्स सपोज आपने लोअर कोर्ट से सजा पाई है तो आप हायर कोर्ट में जाएंगे, अपनी अपील करेंगे, वहां पे केस चलेगा, वहां पे सुनवाई होगी, फिर वे उसी सजा को बरकरार रखते हैं। तो लास्ट ऑप्शन आपके पास है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास आप क्षमा प्रार्थना के लिए जाते हैं, पार्डनिंग जिसको बोलते हैं पार्डनिंग। यह है आर्टिकल 72। अब यहाँ पे देखिए पार्डन का मतलब होता है सभी पनिशमेंट को रिमूव करना है, इवन डेथ को भी रिमूव कर देना। इवन जो डेथ सेंटेंस होती है, मतलब आपको डेथ की सजा दे दी जाए, फांसी की सजा दे दी जाए, उसको भी प्रेसिडेंट के पास पावर है कि उसको क्षमा कर दे। तो पार्डन का मतलब है सभी पनिशमेंट को रिमूव करना, इवन डेथ। फिर होता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या है दोस्तों? कन्वर्ट हैवी पनिशमेंट टू लाइटर पनिशमेंट। जो हैवी पनिशमेंट है मतलब डेथ की सजा को कर दिया जाए आजीवन कारावास, तो ये हो जाएगा कम्यूटेशन। फिर बात करेंगे रिमिशन। रिमिशन का मतलब क्या है?
रिड्यूस द टाइम पीरियड ऑफ पनिशमेंट, मतलब आपको 10 साल की सजा देके सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आपको 10 साल की सजा है, आप वहां पे अपील करेंगे प्रेसिडेंट के पास, वे आपको रिमिशन देंगे, मतलब इस सजा को कम कर देंगे, लेस देन 10 ईयर। रेस्पाइट का मतलब है अगर कोई फिजिकल डिसेबल या कोई ऐसी महिला है जो कि प्रेग्नेंट है, उनको दोस्तों उनको यहाँ पे क्षमादान दिया जाता है, मतलब या तो इनमें से कोई भी चीज कर सकते हैं उनके साथ, उनको पूरी तरह से पनिशमेंट से मुक्त कर सकते हैं, हैवी पनिशमेंट को लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या उनका टाइम पीरियड रिड्यूस कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रेस्पाइट। ये इंपॉर्टेंट है, सभी अलग अलग पूछे जाते हैं। उसके बाद रिप्रीव, रिप्रीव में क्या होता है, इट इंप्लाइज ए स्टेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस स्पेशली दैट ऑफ डेथ, मतलब डेथ सेंटेंस में ये चीज अप्लाई होती है फॉर ए टेम्पोररी पीरियड इट्स पर्पस, मतलब इसका सिंपल सा मतलब है, लेट्स सपोज आपने कोई गुनाह किया या किसी ने भी कोई क्राइम किया किसी क्रिमिनल ने, और उसको डेथ सेंटेंस या पनिशमेंट दे दिया गया, और उसको होना है अगले महीने के 10 तारीख को फांसी होगी, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, उसको पार्डन कर सकते हैं, उसकी फांसी को कम कर सकते हैं, या फिर उसकी फांसी को डिले कर सकते हैं, फांसी को डिले कर सकते हैं, तो डिले करना है, रिप्रीव करना है, ठीक है। और डिप्लोमेटिक पावर भी है, इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट जितने भी होते हैं ये सब प्रेसिडेंट के नाम से ही होते हैं, ठीक है। ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम एंड अफेयर, तो इंडिया को जो पहचाना जाता है वो किसके नाम से पहचाना जाता है, प्रेसिडेंट के नाम से पहचाना जाता है, वहां प्रेसिडेंट का ही नाम चलता है उसको। मिलिट्री पावर भी है, आपको पता है हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं ये कमांडर होते हैं, और कमांडर ऑफ चीफ इसके डिफेंस फोर्सेस के, जो डिफेंस फोर्सेस है उनके कमांडर होते हैं, और ये अपॉइंट करते हैं चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ नेवी, चीफ ऑफ एयरफोर्स, एयरफोर्स के चीफ को, आर्मी के चीफ को, नेवी के चीफ को अपॉइंट करती है प्रेसिडेंट। इमरजेंसी पावर भी होती है, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 352 में है, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने सिर्फ बताया आपका है 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। इसके बारे में मैं अच्छे से बात कर चुका हूँ नेशनल इमरजेंसी के बारे में। अब चलिए बात करते हैं वीटो पावर्स की। तो देखिए वीटो पावर है आर्टिकल 1 में प्रेसिडेंट की वीटो पावर, जैसे कि एक है एब्सोल्यूट वीटो, एक है सस्पेंशन वीटो, एक है दोस्तों पॉकेट वीटो। तो यहाँ पे हम सभी चीजों की बात करेंगे। एब्सोल्यूट वीटो का है क्लियर डिनाई करना, पूरी तरह से मना करना, कोई भी बिल है प्रेसिडेंट के पास गया और उन्होंने उस पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया पूरी तरह से, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट वीटो। सस्पेंशन उसको लटका के रखा है, मतलब तो हाँ कर रहे हैं और ना ही ना कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट टाइम तो ना कर दिया, कोई भी बिल है उसने फर्स्ट टाइम ना कर दिया, फिर वो वापस से जाएगा, फिर सेकंड बार आएगा, सेकंड बार उसके साथ। बट याद रखना है मनी बिल के केस में कोई भी दोस्तों यस नो नहीं होगा, सिर्फ यस होगा, मतलब ओनली नो और यस होगा, या तो पास किया जाएगा या फिर यस किया जाएगा, सस्पेंशन वीटो नहीं लगा सकते। पहले वे मना कर देते हैं कि भैया रिकंसिडर करके लाओ उसको, और फिर रिकंसिडर करने के बाद फिर जब जाएंगे फिर यस करेंगे। तो मनी बिल के केस में ऐसा नहीं है, रिकंसिडरेशन वहां पे वैलिड नहीं है, वहां पे या तो आपने ना करना होगा या फिर हाँ करना होगा, ठीक है। मतलब वहां पे आप एब्सोल्यूट वीटो का यूज करेंगे, एब्सोल्यूट वीटो का यूज करेंगे, ना कि सस्पेंशन वीटो का यूज करेंगे। फिर बात करते हैं पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो में कोई बिल आया, उन्होंने अपनी जेब में रख लिया, कोई भी जवाब नहीं दिया। जैसे जेब में रखने का मतलब जेब में रखना नहीं होता है, मतलब उसमें कोई भी जवाब ना देना और उसको ना ही वापस लौटाना, उसको रिकंसिडरेशन के लिए ना तो वापस लौटाया और ना ही उसके कोई जवाब दिया, और उसको दोस्तों हजम कर दिया, उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो, ठीक है। जैसे कि ज्ञानी जेल सिंह ने किया था इंडियन पोस्ट ऑफिस के लिए,
उसमें पॉकेट विंडो का ही यूज किया। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन तो बहुत कम हुए, आई थिंक 7 से 8 क्वेश्चन हुए, बट इन 7 से 8 क्वेश्चन में हमने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर लिया है। अब यहाँ पे आपको फाइनेंस कमीशन से कोई क्वेश्चन पूछे आप डायरेक्ट मार्क कर देंगे, आपसे स्केड्यूल के बारे में क्वेश्चन पूछे आप डायरेक्ट मार्क कर देंगे, आपसे दोस्तों प्रेसिडेंट के बारे में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, प्रेसिडेंट को हम अच्छे से कवर कर चुके हैं तो आप डायरेक्ट मार्क कर देंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे आप कंफर्म हो जाइए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन इन टॉपिक से बनेगा वो आप लगा देंगे। अगर आप 120 आवर्स में कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं नॉन टेक की इंक्लूडिंग करंट अफेयर, तो इसके लिए आप इंजीनियर्स पाथ एकेडमी की प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर पे आपने डाउनलोड करना होगा और वहां पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोलमेंट फीस दोस्तों बहुत कम है, 499। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं, 9568738916। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ।